ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य आर्यन पांडे अपने चैनल एस्ट्रो वेदांता पर आप सभी का स्वागत करता हूं और निवेदन करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक अवश्य करें। अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट्स में लिखें। मैं ज्योतिष से संबंधित समस्याओं का समाधान वीडियो के माध्यम से करता रहूंगा। आज हम मीन लगन और मीन राशि के जातकों के लिए 1 मार्च से 12 अप्रैल तक क्या विशेष होने वाला है, मीन राशि के जातकों को किस किस क्षेत्र में भाग्य का साथ मिलने वाला है और किस काम को करने से विशेष लाभ की प्राप्ति हो सकेगी, इसकी चर्चा कुंडली के 12 भावों के माध्यम से करेंगे। मीन राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य, धन, सुख, संतान, एजुकेशन, विवाह, बीमारी, व्यवसाय, नौकरी, रेगुलर इनकम और व्यय, जीवन के इन 12 महत्वपूर्ण विषय ज्योतिष के दृष्टि से मार्च से लेकर के 12 अप्रैल तक कैसा रहने वाला है, इन सभी विषयों पर गोचर में बनने वाले योगों के अनुसार विस्तार से चर्चा करेंगे। एक बात और बताऊं, ये चर्चा मीन राशि के जातक जिनका जन्म राशि मीन हो या जन्म लगन मीन हो उसके लिए बनाई गई है। तो सबसे पहले मीन राशि और मीन लगन के जातकों के लिए प्रवृत्ति, प्रकृति या शारीरिक लक्षण क्या होते हैं, इसकी चर्चा करता हूं, इसके बारे में आपको बताता हूं। मीन राशि के जातक मध्यम कद के और देखने में सुंदर हष्ट पुष्ट शरीर वाले होते हैं। इनके नेत्र और केश विशेष आकर्षित होते हैं। नासिका उन्नत और चेहरे पे सौम्यता एवं तेज होता है। प्रकृति और स्वभाव से मीन राशि के जातक धन, धर्म और संतान इन तीनों को प्राप्त करते हैं क्योंकि इनका स्वामी बृहस्पति होता है। इसलिए जातक ज्ञानी, श्रद्धालु और धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। मीन राशि और मीन लगन से संबंधित जातक ज्यादातर श्रद्धालु एवं धार्मिक प्रवृत्ति के ही पाए जाते हैं। गूढ़ विद्या के प्रति मन में आकर्षण होता है। जातक अज्ञात और रहस्यमय चीजों की खोज में विशेष आनंद प्राप्त करते हैं। ऐसे जातक आदर्शवादी और सिद्धांतवादी होते हैं। कल्पना शक्ति इनकी बहुत अच्छी होती है। नित्य नई कल्पना करते हैं और अत्यंत ही संवेदनशील होते हैं। मीन राशि के जातक दूसरों पर अपना प्रभाव तुरंत छोड़ते हैं और मीन राशि जल प्रिय राशि होने से मीन राशि वाले जातक जल के निकट अपने को प्रसन्न और संतुष्ट पाते हैं। कई बार ये जल से संबंधित व्यवसाय भी करते हैं। ये स्वयं साफ सुथरे और स्वच्छ होते हैं और साफ सुथरे स्वच्छ व्यक्तियों को पसंद भी करते हैं। जातक प्राकृतिक सौंदर्य के प्रति विशेष रुझान रखने वाले होते हैं। अपने गुरुओं के प्रति इनके मन में श्रद्धा और विश्वास होती है। अतिथि और गुरु की सेवा करना इनके स्वभाव में सम्मिलित होता है। इनका आचरण करुणामय, परहित यानी दूसरों का भला करने वाला होता है। ऐसे जातक यानी मीन राशि के जातक अकेला नहीं रहते, हमेशा समाज के साथ चलते हैं, परंतु अपनी व्यक्तिगत भेद सबसे छुपा करके रखते हैं। दूसरों के लिए असंभव कार्य ये बड़े ही सहज तरीके से कर लेते हैं। अपने मान, सम्मान और प्रतिष्ठा के प्रति हमेशा सतर्क भी रहते हैं। मीन राशि द्विस्वभाव राशि है, इसीलिए स्त्री जाति और कफ प्रवृत्ति की भी होती है। मीन राशि जल तत्व, रात्रि बलि, विप्रवर्ण और उत्तर दिशा की स्वामी है। इसका स्वभाव उत्तम और दयालु होता है। दानशीलता इसके प्रवृत्ति में शामिल होता है। शरीर के अंगों में पैरों का संबंध मीन राशि से माना गया है। मीन राशि के जातकों को कुछ विषयों में या कुछ क्षेत्रों में सावधानी भी रखनी चाहिए। अगर इन सावधानी को बरतते हैं तो जीवन सुखमय और समृद्धशाली होगा, टेंशन रहित जीवन जिएंगे। तो सावधानी क्या रखनी चाहिए? किसी भी विषय पर जरूरत से ज्यादा विचार करने के कारण इनका काम या अवसर हाथ से निकल जाता है। इसलिए निर्णय लेने में
देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि निर्णय लेते लेते काम जो है निकल जाता है और बाद में पश्चाताप होता है। दूसरी बात, छोटे छोटे काम का निर्णय भी करने में बहुत ज्यादा समय खराब करते हैं। अतः किसी भी प्रकार के काम का निर्णय करने में जरूरत से ज्यादा समय व्यतीत नहीं करना चाहिए, ज्यादा समय नहीं लगाना चाहिए। तो आप इस सावधानी को बरतें, निर्णय तुरंत करें, सलाह मशवरा करके करें, आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा। अब 1 मार्च से 12 अप्रैल तक बनने वाले गोचर के अनुसार मीन राशि के जातकों को क्या प्राप्त होने वाला है, ये राशि फल की चर्चा करते हैं। लग्नेश गुरु शनि और बुध के साथ युति में एकादश भाव में नीच भंग राजयोग में स्थित हैं। गुरु बुध और शनि की युति की दृष्टि लग्न पर है, यानी शनि की तीसरी दृष्टि होती है, और युति में बुध और गुरु भी हैं, अतः तीनों की दृष्टि लग्न पे आ रही है। पंचमेश चंद्रमा की दृष्टि भी लग्न पे है, जो सप्तम भाव में बैठा है, अतः लग्न मजबूत स्थिति में है। परिणाम स्वरूप मनोबल ऊंचा रहेगा, कार्य कुशलता बढ़ेगी, भाग्य की वृद्धि होगी, भाग्य का साथ मिलेगा, रुका हुआ काम पुनः प्रारंभ होगा, समारोह में शामिल होने का मौका मिलेगा, और लग्न पर लग्नेश की दृष्टि होने से कार्य सिद्धि का भी योग बनेगा। अब द्वितीयेश मंगल और तृतीय भाव में बैठे हैं, इसलिए द्वितीय भाव के नैसर्गिक फलों में वृद्धि हो रही है, और तृतीय भाव पर लग्नेश गुरु की भी 5वीं दृष्टि है, और गुरु जैसे कि मैंने पहले ही बताया बुध और शनि के युति में है, इसलिए दूसरे और तीसरे दोनों भावों के शुभ फलों में वृद्धि हो रही है। परिणाम स्वरूप रेगुलर इनकम में वृद्धि होगी, रुका हुआ और फंसा हुआ धन प्राप्त होगा। मकान खरीदना चाहते हैं तो प्रयास करें, सफलता मिलेगी, क्योंकि कोई बहुत बड़ा कार्य सिद्ध होने का योग बन रहा है। इस योग के कारण जमीन जायदाद से संबंधित मुकदमे में भी विजय की प्राप्ति होती है। साथ ही सावधान भी रहना चाहिए, क्योंकि इस योग के कारण अकारण चोट लगने का भी योग बनता है, अतः गाड़ी इत्यादि चलाते समय सावधानी रखनी चाहिए। तृतीय भाव में राहु और मंगल की युति होने के कारण किसी कार्य विशेष के लिए भाग दौड़ भी करनी पड़ सकती है, परंतु अंत में सफलता प्राप्त होने से प्रसन्नता भी प्राप्त होगी। अब बात करते हैं चतुर्थ भाव की। चतुर्थेश और सप्तमेश बुध एकादश भाव में गुरु और शनि के युति में है। स्वराशि के शनि और नीच भंग राजयोग में गुरु स्थित है। एकादश भाव चतुर्थ भाव से अष्टम भाव है, इसलिए चतुर्थेश बुध शुभ युति में होने से भूमि, वाहन और सुख साधनों की वस्तुओं को खरीदने का अचानक योग बनेगा, परंतु इस युति के कारण परिवार में कलेश का भी सामना करना पड़ता है, बदनामी का भय बना रहता है, अतः सावधान भी रहना चाहिए। अब बात करते हैं पंचम और सप्तम भाव की। पंचम भाव पर बुध, गुरु और शनि की युति की दृष्टि है, और पंचम भाव के शुभ फलों में वृद्धि हो रही है। पंचमेश चंद्रमा त्रिकोण का स्वामी होकर केंद्र भाव सप्तम में स्थित है, और लग्नेश गुरु की दृष्टि पंचम और पंचमेश चंद्रमा पे दोनों पे पड़ रही है। लग्नेश गुरु की दृष्टि पंचमेश और पंचम भाव पे पड़ने से धन, धर्म, संतान की प्राप्ति होती है। सप्तमेश बुध गुरु से युति में ही है, और पंचम सप्तम दोनों भाव पर गुरु की दृष्टि होने से पंचम और सप्तम के शुभ फलों में भी वृद्धि हो रही है। परिणाम स्वरूप मीन राशि और मीन लगन के जातकों का विवाह, संतान एवं नौकरी प्राप्त होने का योग बनेगा। इस युति में पंचमेश बुध शामिल होने से मीन राशि के विद्यार्थियों का परीक्षा बहुत अच्छा जाता है, एग्जाम बहुत अच्छा जाता है। अगर शादी की बात चल रही है और किसी कारण से बात नहीं बन रही, तो शादी की बाधा भी दूर होगी और शादी तय हो जाएगी।
जिनको नौकरी चाहिए उनको नौकरी की तलाश पूरी होगी और संतान के इच्छुक दंपति को संतान की प्राप्ति का योग बनता है। पंचम भाव पर बुध, गुरु और शनि की युति की दृष्टि होने से शेयर मार्केट और लाइजनिंग के काम में अत्यधिक लाभ होने का भी योग बनता है। ये लाभ का योग 4 फरवरी से 11 मार्च तक बना रहेगा। 11 मार्च के बाद ग्रह गोचर बदलने के कारण सावधानी से निर्णय करना चाहिए, परंतु 4 फरवरी से 11 मार्च तक अत्यधिक लाभ का योग बनेगा। नौकरी लगने का भी बहुत अच्छा चांस रहेगा, इसलिए इसमें अपना प्रयास जारी रखना चाहिए। अब बात करते हैं अष्टम भाव की। अष्टमेश शुक्र द्वादश भाव में सरल विपरीत राजयोग में स्थित है और वहीं पर सूर्य जो षष्ठेश है वो भी स्थित है। ये सूर्य से युति और सूर्य हर्ष विपरीत राजयोग में है। अष्टम भाव को अचानक भाव भी कहते हैं। इस युति से पार्टनरशिप में जो काम बंद पड़े हैं पुनः शुरू होने के योग बनेंगे। बीमारी से मुक्ति मिलेगी। हर्ष विपरीत राजयोग से भाग्य का साथ मिलेगा, शरीर निरोग होगा, सुख और भोग की प्राप्ति होगी। अपने शत्रुओं पर आप विजय प्राप्त करेंगे और अपने क्षेत्र के मुख्य व्यक्तियों का भी आपको सहयोग मिलेगा। पुत्र और मित्र से धन का पूर्ण लाभ मिलेगा। यश और प्रसिद्धि की प्राप्ति होगी, परंतु विपरीत राजयोग होने के कारण आपको विपरीत परिस्थितियों का भी सामना करना पड़ेगा, विपरीत स्थिति में काम करना पड़ेगा और निरर्थक धन का भी खर्च होगा। अब बात करते हैं नवम भाव की। भाग्येश मंगल तृतीय भाव में राहु से युति में है और नवम भाव पर दृष्टि दे रहे हैं। परिणाम स्वरूप धर्म कर्म में हिस्सा लेंगे, धर्म पर धन का व्यय होगा, धार्मिक प्रवृत्ति बनी रहेगी, अनुभवी और श्रेष्ठ व्यक्तियों का सहयोग मिलेगा, भाग्य का साथ मिलेगा। परंतु अंगारक योग में होने से स्किन से संबंधित समस्या भी हो सकती है। नौकरी में परिवर्तन का भी योग हो सकता है। काम के लिए दूर जाना पड़ सकता है और दूर की यात्रा धनप्रद होगी, यानी दूर की जो यात्रा करेंगे वो लाभकारी होगी। अब बात करते हैं दशम, एकादश और द्वादश भाव की। दशमेश गुरु एकादश भाव में जाकर के नीच भंग राजयोग में है और एकादश भाव में ही बुध, गुरु और शनि की युति है। द्वादश भाव में सूर्य और शुक्र की युति है, जिसमें शुक्र सरल विपरीत राजयोग में और सूर्य हर्ष विपरीत राजयोग में है। अतः एकादश और द्वादश भाव बहुत ही मजबूत स्थिति में है। बुध, गुरु और शनि की युति के बारे में कहा गया है, मान धन ऐश्वर्य युक्तम प्रज्ञा बहुभोगिनम स्वदारारतम धृति सौख्य युतम सौभाग्यम जयंती बुधार की जीवाख्या। यानी बुध, गुरु और शनि की युति होने से शुभ समाचार मिलने से मन हर्ष से युक्त रहेगा, हर्ष से प्रफुल्लित रहेगा, ऐश्वर्यशाली होंगे, धर्म कर्म में मन लगेगा, विद्वान व्यक्तियों का साथ मिलेगा, धार्मिक यात्रा का योग भी बनेगा। सुख उपभोग की वस्तुएं जैसे गाड़ी इत्यादि खरीदने का योग बनेगा। अपने घर से सुख की प्राप्ति होगी और समाज में भी सबका स्नेह प्राप्त होगा। द्वादश भाव में स्थित दो शुभ ग्रह यानी योग युक्त होने से शेयर मार्केट में और लाइजनिंग के काम में जबरदस्त लाभ होने का भी योग बना रहे हैं। ये लाभ का योग 4 फरवरी से 11 मार्च तक विशेष लाभकारी होगा। 11 मार्च के बाद शेयर मार्केट में गिरावट भी संभव है, इसलिए सावधान रहना चाहिए। ये योग द्वादश भाव में बन रहा है, अतः विशेष सावधानी चाहिए, क्योंकि द्वादश भाव में सूर्य शुक्र की युति आंखों से संबंधित समस्या भी उत्पन्न करती है। 12 मार्च से 14 अप्रैल तक बुध कुंभ राशि में गोचर करेंगे और सूर्य, बुध और शुक्र की युति होगी। द्वादश भाव में ये युति हो रही है। सरावली के अनुसार सूर्य, बुध और शुक्र की युति के बारे में कहा गया है, अतृप्तो वाचाहो भ्रमण रुचि प्रेषितो गुरुभि स्त्री हेतो संतप्त सधि सुधा विभागवे सहिता। यानी
सूर्य, बुध और शुक्र तीनों एक साथ होने से दूर की यात्रा करने वाला स्त्री के कारण दुखी होता है। अतः 11 मार्च से 31 मार्च तक कुंभ राशि के जातकों पारिवारिक जीवन में सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि इसमें पारिवारिक मतभेद, पति पत्नी में कलह कलेश का योग होता है, इसलिए विशेष सावधानी रखनी चाहिए। और अब अंत में उपाय, जिसको करने से बृहस्पति जनित सभी प्रकार के समस्याओं और कष्टों से मुक्ति मिलती है। मीन राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति होते हैं, जिनका बृहस्पति नीच, अस्त या शत्रु के हों या षष्टम, अष्टम या द्वादश भाव में बैठने के कारण शुभ फल नहीं दे पा रहे हों, तो देव गुरु बृहस्पति की आराधना करके उन्हें प्रसन्न करना चाहिए। इसके लिए बृहस्पतिवार को देव गुरु बृहस्पति का व्रत व पूजन करना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। दूसरा, गुरुवार को चने की दाल और गुड़ गाय को खिलाना चाहिए। तीसरा, बृहस्पति के एकाक्षरी मंत्र ओम ब्रीम बृहस्पते नमः, इसका आप जप या अनुष्ठान कर सकते हैं। बृहस्पति का तांत्रिक मंत्र होता है ओम ग्राम ग्रीम ग्रम स्वः गुरुवे नमः, इसका भी अनुष्ठान या जप कर सकते हैं। और बृहस्पति का मंत्र ओम देवानाम च ऋषिनाम च गुरु कांचन सन्निवाम बुद्धि भूतम त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पतिम, इस तीनों में से किसी भी एक मंत्र का अनुष्ठान जप आप कर सकते हैं। ये तीनों ही कल्याणकारी होते हैं। इसके अलावा श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ या जप करना अत्यधिक श्रेष्ठ माना जाता है। श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से ग्रह जनित सभी प्रकार के समस्याओं का समाधान होता है। अगर आप निवारणों को नहीं कर सकते हैं तो अपने दाएं हाथ के पहली उंगली में यानी फर्स्ट फिंगर में पुखराज धारण कर सकते हैं। पुखराज धारण करना श्रेष्ठ फलदायी होता है। इस प्रकार इन शास्त्रीय उपायों को करने से देव गुरु बृहस्पति प्रसन्न होते हैं। शिक्षा, धन, विवाह एवं संतान के कारक होने से इन सभी समस्याओं का या इनसे संबंधित समस्याओं का बाधा दूर करते हैं और विवाह, संतान, धन और शिक्षा से संबंधित शुभ फल प्रदान करते हैं और मन की कामना पूर्ण होती है। इति शुभम। धन्यवाद। नमस्कार।